हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी XYZ पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस चैनल पर हरियाणा सीईटी के लिए हरियाणा जीके की बुक पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हमने शुरू किया था हरियाणा का इतिहास। आज हम उसी क्लास का पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, जिसका आपका टॉपिक है ऐतिहासिक काल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए और पिछला क्लास हरियाणा का इतिहास जरूर पढ़िए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ऐतिहासिक काल, जिस काल का लिखित विवरण पढ़ा जा सकता है उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल के प्राप्त पुरावेशों से हरियाणा के विषय में जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की, जो आपका रहने वाला है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। मनु के 4 पुत्रों इक्ष्वाकु, परशु, सुघुमन और शर्याति, इनमें सुदुमन का कार्य क्षेत्र सरस्वती के ऊपर का क्षेत्र, जिसमें अंबाला कुरुक्षेत्र शामिल थे, और दूसरे पुत्र शर्याति के कार्य क्षेत्र की सीमा राजस्थान की सीमा तक थी। ययाति के पुत्र पुरु के नाम पर पुरु वंश की स्थापना हुई तथा इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। इसी पुरु वंश के आगे चलकर राजा दुष्यंत हुए और उनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र भरत एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ, जिसके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। भारत किसके नाम पर रखा गया है? तो यह भरत के नाम पर रखा गया है, जो कि दुष्यंत का पुत्र था। पुरु वंश के शासक सुदास और 10 राजाओं के संघ के मध्य युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था, जिसे दशराग्य युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। कुरु पुरुओं की एक शाखा थी, लेकिन कुरु राजा सुदास द्वारा पराजित होने के कारण ये हिंद ईरानी क्षेत्र में जाकर बस गए। महाभारत के अनुसार कालांतर में गंगा घाटी के पांचालों ने हरियाणा के पुरु राजा पर हमला कर दिया, जिसके कारण संवरण राज्य छोड़कर भाग गया। इसके पश्चात पुरु राजा ने हिंदी ईरानी सीमावर्ती प्रदेश में प्रबल हो रहे कुरुओं की सहायता से हरियाणा को पुनः प्राप्त कर लिया। इसके बाद हरियाणा पर कुरुओं का शासन स्थापित हो गया। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, जो आपका रहने वाला है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। कुरु वंश की स्थापना राजा कुरु ने की थी। इस वंश की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। राजा कुरु ने पांचालों को प्राप्त करने के बाद सरस्वती क्षेत्र पर अधिकार किया तथा इसे कुरु जंगल का नाम दिया। वर्तमान में कुरु जंगल ही कुरुक्षेत्र है। गांधारों ने कुरु सम्राट शांतनु के समय हरियाणा पर आक्रमण किया, परंतु कुरु विजय रहे। इस काल में कौरवों और पांडवों का प्रसिद्ध महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। अब बात करते हैं कुछ वैदिक कालीन क्षेत्रों के बारे में। हिसार, इसका क्षेत्र था कोलगढ़, रत्ता टीबा, उकलाना, ब्रुज, हासी, पाली, सिंभा। सिरसा जिले के क्षेत्र कौन कौन से थे? करीवली, हुमायूं खेड़ा, बणी, नकोरा, रानिया। जींद जिले के कौन कौन से क्षेत्र थे? टोहाना, घासेवा, रूपावली, कलायत, रितोली कला, राजौंद्र, बेरीखेड़ा। कुरुक्षेत्र जिले के क्षेत्र कौन कौन से थे? रसूलपुर, करियाला, चाबा, रत्ताखेड़ा, रामथली, शेरगढ़, मुंडाखेड़ा, नया गांव, अरनाई, लाडवा, भगवानपुरा, मोरथली, दौलतपुर। करनाल जिले के कौन कौन से क्षेत्र थे? निसिंग, असंध, सांभ, पूजम, भोला। पानीपत, पानीपत। सोनीपत जिले के समन, गुमद। रोहतक जिले के कौन कौन से क्षेत्र थे? बलियाना, बहादुरगढ़, खरगड़ा, हुसलाना, कांसला, नकोली। अंबाला के बसंतौर, ककरूनी खेड़ा, हरनोला, महबूब नगर, मुस्तफाबाद, कमाश, पथरेड़ा। फरीदाबाद जिले के कौन कौन से क्षेत्र थे? बामनी खेड़ा, बघोला, बलाई, असवार खेड़ा, सोंध, पलवल, बल्लभगढ़, तिलपत, सिही, खेड़ा, धनपुरा, लोहिया। गुरुग्राम जिले के कौन कौन से क्षेत्र थे? हरनौल खेड़ा, भदासा,
छानपुर खेड़ा, गोहाना, गंगोली, उजीना, मंदकोला, जयसिंहपुर, धनकोट। अब बात करते हैं महाजनपद काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्यों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना तथा उनका विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक हो चुका था। परिणाम स्वरूप अनेक बड़े राज्यों की स्थापना हुई। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। जनपदों के बारे में उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो यह आपका होगा बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से कुरु महाजनपद में हरियाणा के कुछ क्षेत्र शामिल थे। मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर में कुरु महाजनपद अवस्थित था। महाभारत काल में इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। बात करते हैं मौर्य काल के बारे में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिसके अधीन हरियाणा का क्षेत्र भी शामिल था। इसका प्रमाण अंबाला के टोपरा स्तंभ लेख से पाया जाता है। अंबाला के टोपरा लेख से स्तंभ से इसका प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त राज्य के अधीन हरियाणा के कुछ क्षेत्र शामिल थे। सम्राट अशोक ने थानेश्वर में एक स्तूप भी बनवाया था, जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। बात करते हैं योद्धा काल के बारे में। मौर्य साम्राज्य के बाद योद्धागण का आविर्भाव हुआ। योद्धागण की स्थापना योद्धे ने की थी, जिसका उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व से मिलता है। इसके अतिरिक्त इसका उल्लेख महर्षि पणनि के व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य में आयुधजीवी के रूप में मिलता है। पणनि ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो यह महाभाष्य की थी। जूनागढ़ शिलालेख। जूनागढ़ शिलालेख में योद्धागण का उल्लेख मिलता है। इनकी राजधानी प्रकृतनाक नौरंगाबाद में थी। भिवानी जिले के नौरंगाबाद में मिले सिक्कों पर योद्धयाना बहुधान्य अंकित है, जिसकी लिपि ब्राह्मणी है। कैप्टन कोटले को वर्ष 1934 में सहारनपुर के निकट बेहट गांव से तथा कनिंघम को सोनीपत से योद्धागण के प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए। हांसी, खरकोदा, सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम और करनाल से इस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। विजयगढ़ के लेख से पता चलता है कि महाराज ही महासेनापति था। इनके कुछ सिक्कों पर ब्राह्मण देव अंकित है। यह शब्द कार्तिकेय का अघोत है, जो कि योद्धा राष्ट्र का आराध्य देव था। अग्रकाल, बरवाला और अग्रोहा जो कि हिसार में है, यहाँ से प्राप्त सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि हिसार में अग्रगण राज्य था, जिसकी राजधानी अग्रोहा थी। इसका उल्लेख अष्टाध्यायी, बौधायन के स्त्रोत सूत्र तथा पतंजलि के महाभाष्य से भी है। इस गणराज्य पर महाराज अग्रसेन का शासन था। अब बात करते हैं कुणिंद एवं अर्जुयान काल के बारे में। कुणिंद गण का विस्तार अंबाला जिले में था। योद्धा और अग्रगण राज्यों की तरह कुणिंद गण में भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कुणिंदों ने योद्धे के साथ मिलकर कुषाणों को भारत से बाहर निकाल दिया था। अर्जुनायन गण का विस्तार राजस्थान के कुछ भाग और हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र पर था। डॉक्टर अलतेलकर के अनुसार मुद्राओं पर द्विशब्द योद्धे और अर्जुयान के विलय का घोतक है। गुप्त काल, प्रयाग प्रशस्ति में प्रमाणित होता है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने योद्धे गणराज्य को गुप्त साम्राज्य में मिलाया था। पुष्यभूति काल, 6ठी शताब्दी में पुष्यभूति नामक सेनापति ने एक स्वतंत्र राज्य की थानेसर में स्थापना की थी, जो कालांतर में वर्धन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। थानेसर में ही कर्ण किले के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनकी राजधानी थानेसर थी। स्थानेश्वर भी इसे कहा जाता है। नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय तथा हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के 6 ज्ञात शासक हुए हैं। वर्धन साम्राज्य के शासक हर्षवर्धन ने हुणों एवं गौड़ शासक शशांक को पराजित किया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हरियाणा में यदु एवं कुरु वंश का उदय हुआ। कुरुक्षेत्र में कुरु एवं दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में यदुओं का शासन था।
हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग आया था। यह क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया था, तो वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जिसने अपनी पुस्तक में थानेसर नगर की गरिमा और शक्ति की चर्चा की है। बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हरियाणा क्षेत्र गुर्जर प्रतिहार शासकों के अधीन हो गया। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने हरियाणा पर अपने शासन को मजबूत किया। मिहिर भोज के समय पेहोवा उत्तर भारत का बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जहां से घोड़ों का व्यापार होता था। घोड़ों का व्यापार कहां से होता था, तो यह पेहोवा से होता था। आगे हमें एक टेबल दी गई है जिसमें हरियाणा के जिलों के वर्तमान नाम और उनके प्राचीन नाम दिए गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सिरसा, सिरसा का प्राचीन नाम था सैरिशकम। सैरिशकम सिरसा का प्राचीन नाम था। फतेहाबाद का इकदार, हिसार का हिसार ए फिरोजा, महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कानोड़, रेवाड़ी का पुराना नाम रेवाड़ी, मेवात का पुराना नाम सत्यमेवपुरम, पलवल का पुराना नाम उपलबा और अपबाला, गुरुग्राम का पुराना नाम गुरुग्राम, रोहतक का पुराना नाम रोहितास, सोनीपत का पुराना नाम शोणप्रस्थ, पानीपत का पुराना नाम पनपथ, करनाल का प्राचीन नाम कर्णताल, यमुनानगर का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम स्थानेश्वर या थानेसर, कैथल का पुराना नाम कपिस्थल, जींद का पुराना नाम जयंतीपुरी। अन्य नगरों के प्राचीन नाम, यहाँ पर कुछ अन्य नगर दिए गए हैं और उनके प्राचीन नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं प्राचीन नाम और ये है आपके वर्तमान नाम। तो वर्तमान नाम देखते हैं। एलनाबाद जो कि सिरसा में है, इसका प्राचीन नाम खड़ियल था। अग्रोहा हिसार में है। अयोहदक इसका प्राचीन नाम है। नारनौल जो कि महेंद्रगढ़ में है, इसका पुराना नाम नवराष्ट्रा है। औरंगाबाद जो कि पलवल में है, इसका पुराना नाम प्रकतनाक है। वल्लभगढ़ जो कि फरीदाबाद में है, इसका प्राचीन नाम बलरामगढ़ है। बहादुरगढ़ जो कि झज्जर में है, इसका पुराना नाम शरफाबाद था। महम जो कि रोहतक में है, इसका पुराना नाम महेस्त था। पेहोवा कुरुक्षेत्र में है, इसका पुराना नाम प्रथदक है। जगाधरी यमुनानगर के अंदर है, इसका पुराना नाम युगंधर था। कालका जो कि पंचकुला में है, इसका पुराना नाम कालकूट था। तो दोस्तों, ये था हमारा हरियाणा का ऐतिहासिक काल और अब हम शुरू करने वाले हैं हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के मध्यकालीन इतिहास का आरंभ भारत पर मुस्लिम आक्रमण के समय से माना जाता है। हरियाणा भारत के उत्तरी भाग में स्थित होने के कारण इन आक्रमणों से अत्यधिक प्रभावित रहा है। सबसे पहले बात करते हैं तोमर वंश। हरियाणा में प्रतिहार शासन के बाद तोमर वंश की स्थापना हुई। तोमर नरेश अनंगपाल ने दिल्ली नगर बसाकर हरियाणा को उसकी राजधानी बनाया। 11वीं सदी में तोमर शासकों को महमूद गजनवी एवं उसके वंशजों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। 1009 ईस्वी तथा 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा हरियाणा के थानेसर पर हमला किया गया। अल बरूनी के अनुसार उस समय थानेसर के मंदिरों में कांस्य निर्मित देवताओं की हाथों में चक्र लिए हुए मूर्तियां स्थापित थी, जिन्हें चक्र स्वामी के नाम से जाना जाता था। महमूद गजनवी द्वारा किए गए इस आक्रमण में मंदिरों एवं मूर्तियों का विनाश किया गया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय थानेसर पर तोमर शासक जयपाल का शासन था। अल बरूनी ने अपनी रचना किताब उल हिंद, किताब उल हिंद किसकी रचना है, तो यह अल बरूनी की रचना है। अल बरूनी ने इस रचना में किताब उल हिंद में थानेसर को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया था। महमूद गजनवी के बाद 1037 ईस्वी में उसके पौत्र मसूद ने हांसी पर आक्रमण किया और तोमर शासक कुमारपाल देव से उसका संघर्ष हुआ। इसमें मसूद की जीत हुई थी। इसके साथ ही उसका
थानेसर कुरुक्षेत्र सहित सारे हरियाणा पर कब्जा हो गया। 1043 ईस्वी में मसूद के बेटे मादूद ने आक्रमण किया। तोमर शासक कुमारपाल देव ने अन्य शासकों की सहायता से मदूद को पराजित कर दिया। 1043 ईस्वी में कुमारदेव पाल चौहानों, परमारों तथा कलचुरियों के सम्मिलित संघ से गजनवी साम्राज्य पर आक्रमण कर गजनी की सेना को पराजित कर दिया था। जैन लेखक हेमचंद्र के ध्वासराय महाकाव्य के अनुसार चौहानों तथा तोमरों के बीच संघर्ष का अंत विग्रहराज द्वारा दिल्ली तथा झांसी पर अधिकार करने के साथ हुआ। अब बात करते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। 12वीं शताब्दी में चौहान शासकों ने दिल्ली एवं हरियाणा को तोमर शासन से मुक्त किया और अपना आधिपत्य स्थापित किया। मोहम्मद गोरी ने 1175 से 1186 ईस्वी के मध्य निरंतर संघर्ष कर पंजाब को, जिस पर महमूद के वंशज शासन कर रहे थे, अपने अधीन कर लिया। पंजाब को अपने अधीन कर लिया मोहम्मद गोरी ने। 1191 में पृथ्वीराज द्वितीय तथा झांसी से गोविंद राय की संयुक्त सेना के साथ मोहम्मद गोरी की सेना का त्रावड़ी नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें गोरी पराजित हुआ। इसे त्राइन का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो यह 1191 में हुआ। इसमें किसकी विजय हुई? इसमें पृथ्वीराज द्वितीय की विजय हुई। और पराजित कौन हुआ? तो वह मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। पुनः 1192 ईस्वी में गोरी तथा पृथ्वीराज द्वितीय के बीच त्रावड़ी का युद्ध हुआ, जिसे त्राइन का दूसरा युद्ध कहा गया। दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई। इस युद्ध में भी गोविंद राय पृथ्वीराज के साथ लड़ा था। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी, जिसके प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में शासन संभाला। इस युद्ध के पश्चात अग्रोहा का क्षेत्र मुस्लिम शासन के अधीन चला गया। अब बात करते हैं सल्तनत काल के बारे में। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली एवं हरियाणा का प्रथम मुस्लिम शासक बना तथा गुलाम वंश की स्थापना की। ऐबक की मृत्यु उपरांत क्रमशः इल्तुतमिश तथा रजिया सुल्तान का शासन रहा, जिसके काल में लाहौर तथा भटिंडा के विद्रोह हुआ। कैथल के पास रजिया बेगम की 1240 ईस्वी में हत्या कर दी गई। रजिया बेगम की हत्या कहाँ पर की गई? कैथल में की गई। और कब की गई? 1240 ईस्वी में की गई। कैथल में रजिया बेगम के नाम का गुंबद भी स्थापित किया गया है। बलबन सुल्तान नसीरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात 1266 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन ने 1265 ईस्वी में राज्य के शक्तिशाली मेवातियों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया था। दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर गोपालगिरी का मध्यकालीन दुर्ग बलबन द्वारा बनवाया गया था। बलबन के बाद दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का शासन स्थापित हुआ। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद तुगलक की नीतियों से असंतुष्ट होकर हरियाणा में गुरुग्राम, कैथल, सुनाम, समाना आदि जगहों पर किसानों ने राजस्व देना बंद कर दिया। कैथल का प्रथम विद्रोह 1343 ईस्वी में कैथल का प्रथम विद्रोह 1343 ईस्वी में किसान विद्रोह था, जो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुआ था। 1388 ईस्वी में फिरोज की मृत्यु के बाद दिल्ली से सत्ता के लिए गृह युद्ध छिड़ गया, जिसमें नसीरुद्दीन सफल रहा। फिरोज शाह तुगलक ने फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद तथा हिसार नगर बसाए थे। इसके शासनकाल में गोहाना क्षेत्र में विद्रोह हुआ था। फतेहाबाद का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह फतेह खां के नाम पर रखा गया है। तैमूरलंग द्वारा अभूतपूर्व आक्रमण 1398 ईस्वी में किया गया। भटनेर, जो कि वर्तमान का हनुमानगढ़ है, भटनेर को बुरी तरह तबाह करने के बाद वह घग्गर नदी से होते हुए हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, टोहाना, पुणक, कैथल, असंध व पानीपत पहुंचा। सिकंदर लोदी की धर्मांधता के कारण कलायत और जींद में विद्रोह हुए, किंतु बहलोल लोदी के काल में हरियाणा को 1451 ईस्वी में
सल्तनत काल का भाग बना लिया गया। अब बात करते हैं मुगल काल के बारे में। मुगल वंश की स्थापना बाबर द्वारा की गई। वह मध्य एशिया के फरगना का रहने वाला था। चंगेज खां और तैमूर लंग के वंशज तथा फरगना के शासक बाबर ने 1526 ईस्वी में हरियाणा पर आक्रमण किया था। हिसार फिरोजा के सिकदार हामिद खान खसा खैल ने भी सेना के साथ मुकाबला किया था। बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू परगने का शासक जलाल खां था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ, जिसमें बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद मुगलों ने केवल हरियाणा पर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर अधिकार कर लिया। राज्य में नवविजित प्रदेश के प्रशासन को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए बाबर ने इसे 4 जिलों में बांट दिया था। दिल्ली सरकार, मेवात सरकार, हिसार सरकार और सरहिंद सरकार। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बना तथा उसने मेवात की सरकार अपने भाई हिंदाल तथा हिसार एवं सरहिंद कामरान को दे दिए। 5 नवंबर 1556 को हुमायूं पुत्र अकबर तथा हेमचंद्र विक्रमादित्य इन दोनों की सेनाओं के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ और यह किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच में हुआ। इसमें हेमू की पराजय हुई। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमू था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमू ही था। राज्य को सुव्यवस्थित रीति से चलाने के लिए अकबर ने इसे 15 सूबों में बांट दिया। इस समय राज्य में 70 परगने थे तथा 5 सरकारें थी, जो निम्न प्रकार से थी: सरकार ए दिल्ली, सरकार ए रेवाड़ी, सरकार ए हिसार फिरोजा, सरकार ए मेवाती, सरकार ए हिंद। तो यह कुल 5 सरकारें थीं जो हरियाणा को विभाजित किया गया था। मुगल शासक शाहजहाँ की पहचान भवन निर्माता के रूप में की जाती है। शाहजहाँ का पुत्र दारा शिकोह थानेसर में अपने गुरु शेख चिल्ली के संपर्क में रहता था। शेख चिल्ली की मृत्यु के बाद दारा शिकोह ने इनका मकबरा बनवाया, जिसे स्थापत्य की दृष्टि से हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। औरंगजेब के काल में सतनामी विद्रोह नारनौल में हुआ तथा जाट विद्रोह के मुख्य केंद्र सोंधी व सिनसनी थे। बात करते हैं उत्तर मुगल काल की। बंदा बैरागी का संघर्ष। बंदा बैरागी का संघर्ष गुरु गोविंद सिंह के पश्चात मुगलों के विरुद्ध सिखों की सैन्य गतिविधियों का नेतृत्व बंदा बैरागी ने किया। उसने सोनीपत के निकट सिहरी खांडा को अपना मुख्यालय बनाया था। मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष में बंदा बैरागी ने सोनीपत, कैथल, थानेसर, सरहिंद, शाहबाद व कुंजपुरा को जीत लिया था। किंतु 1710 ईस्वी में मुगल सम्राट बहादुर शाह ने करनाल एवं नरवाड़ी के बीच हुए 3 संघर्षों में बंदा बैरागी को हरा दिया। रेवाड़ी के अहीर शासक औरंगजेब के काल में नंदराम नामक एक अहीर ने, जो कि गढ़बोलनी गांव का था, रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना की। इसके बाद बालकिशन वहां का शासक बना। उसकी वीरता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे शमशेर की उपाधि दी थी। इस वंश में गुजरमल, भवानी सिंह व अन्य शासक थे। नादिर शाह का आक्रमण। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में ईरान के बादशाह नादिर शाह और हिंदुस्तान के सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ, जिसमें नादिर शाह ने मुगल शासक को पराजित किया तथा अपने साथ मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा ले गया। अब बात करते हैं मराठों के उद्भव के बारे में। 15 अक्टूबर 1754 को तत्कालीन मुगल सम्राट आलमगीर ने मराठों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्हें हरियाणा का पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र प्रदान किया।
पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के मध्य हुआ, जिसमें मराठों की पराजय हुई। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। यह किस किस के बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य यह युद्ध हुआ। इसमें विजय किसकी हुई? अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई और मराठों की इसमें पराजय हुई। जॉर्ज थॉमस एवं हरियाणा राज्य। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था तथा हरियाणा में उन्हें जहाज साहब के नाम से जाना जाता था। जहाज साहब के नाम से किसे जाना जाता था? तो वह जॉर्ज थॉमस को जाना जाता था। यह वर्ष 1787 में सरधना मेरठ की शासिका बेगम समरू की सेना में भर्ती हुए। वह बेगम की पुत्री से विवाह किया। वर्ष 1793 में जॉर्ज थॉमस ने मराठा सिंधिया सूबेदार अप्पा खांडेराव हरि के अधीन नौकरी करने लगा। उसे मेवात के प्रांत की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसने एक सेना की स्थापना की तथा मेवात के विद्रोही किसानों से बलपूर्वक भूमि वसूल करने लगा। जॉर्ज थॉमस को अपनी सेना को वेतन देने के लिए बेगम समरू की जागीर गुरुग्राम तथा बादशाहपुर के गांवों को लूटना पड़ा। उसने वर्ष 1794 में बहादुरगढ़ और झज्जर को भी लूटा था। नारनौंद का युद्ध। नारनौंद का युद्ध मार्च 1799 में सिक्कों तथा हांसी के शासक जॉर्ज थॉमस के बीच हांसी व जींद के ठीक बीच में स्थित नारनौंद गांव के निकट हुआ था। नारनौंद का युद्ध कब हुआ था? 1799 में यह युद्ध हुआ था। सहारनपुर में मराठा गवर्नर के कहे जाने पर जॉर्ज थॉमस करनाल पहुंचा, जहां सिखों के एक संगठन ने मराठों के विरुद्ध विद्रोह कर रखा था। समझौते द्वारा इस युद्ध का अंत हुआ। अब बात करते हैं हरियाणा में भूमि बंदोबस्त एवं भूकर का इतिहास। हरियाणा में खेती के रकबे को नियत करने एवं उसका राजस्व नियत करने की सर्वप्रथम शुरुआत अकबर के शासनकाल में उनके मंत्री राजा टोडरमल ने की थी और यह दहशाला पद्धति द्वारा की गई थी। वर्षा आधारित खेती वाली जमीन को बारानी तथा सिंचाई वाली जमीन को चाही कहा जाता था। वर्षा पर आधारित जमीन को बारानी कहा जाता था। अंग्रेजी शासन के अधीन किसानों से उपज का 1/6 भाग भूकर के रूप में लिया जाता था, जबकि देसी रियासतों के अधीन किसानों से नवाब व जागीरदार उपज का 1/4 भाग भूकर के रूप में लिया जाता था। अंग्रेजी शासित इलाकों में अनावृष्टि अथवा अकाल के समय भूकर की उगाही टाल दी जाती थी और कभी कभी कुछ या संपूर्ण भूकर माफ भी कर दिया जाता था। हरियाणा भारत का पहला राज्य है जहां बारानी मतलब वर्षा पर आधारित जमीन खेती, बारानी खेती के लिए किसी प्रकार का भूकर नहीं लिया जाता था। नहर सिंचित क्षेत्रों में किसानों से प्रत्येक 6 माह बाद भूकर की वसूली की जाती थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसका नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन हरियाणा। अभी हमने पढ़ा प्राचीन एवं मध्यकालीन हरियाणा। अब इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो जल्दी से इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में महाभारत की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? रोहतक का उल्लेख किस में मिलता है? तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन सी, नकुल दिग्विजय में। नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? महाभारत के कर्ण से संबंधित कौन सा शहर है? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए, करनाल जो है कर्ण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योद्धा काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? योद्धा काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन सी, बहुधान्यक। बहुधान्यक के नाम से हरियाणा को जाना जाता था
योद्धा काल में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से जानकारी मिलती है? राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन बी, अग्रोहा। अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख से संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख हमें मिलता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, काले चमकीले चित्रित मृदभांड किस काल की संस्कृति दर्शाते हैं? तो राइट आंसर आपका इसका रहने वाला है ऑप्शन ए, वैदिक काल। काले चमकीले चित्रित मृदभांड वैदिक काल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित झीलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ स्थल खोदा गया था? राखीगढ़ स्थल कहाँ पर खोदा गया था? राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन ए, हिसार में। हिसार जो है राखीगढ़ी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है? फतेहाबाद में कौन सा स्थल स्थित है? राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन ए, बनावली। बनावली जो है वह फतेहाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित मीताथल गांव की खुदाई के द्वारा किसके द्वारा की गई है? मीताथल की खुदाई किसके द्वारा की गई है? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी, डॉक्टर सूरजभान। डॉक्टर सूरजभान के द्वारा मीताथल गांव की खुदाई की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन तथा पुलकेशियन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? हर्षवर्धन और पुलकेशियन के मध्य जो युद्ध हुआ है उसका उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त होता है? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए, एहोल अभिलेख से पता चलता है हर्षवर्धन और पुलकेशियन के मध्य युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्रारंभिक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन सी, सीसवाल राखीगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कुरु की राजधानी वर्तमान हरियाणा 16 जनपदों में से था। 16 जनपदों में से कुरु की राजधानी क्या थी? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए, इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्र गणराज्य की राजधानी था? अग्र गणराज्य की राजधानी कौन सा था? राइट आंसर आपका होने वाला है अग्रोहा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, महाराज अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? महाराज अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन डी, अग्रोहा से महाराज अग्रसेन का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, शक्तिशाली वर्धन संघ का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर आपका होने वाला है थानेसर या फिर स्थानेश्वर। थानेसर में वर्धन वंश का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? थानेसर जो है किस राजा की राजधानी था? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन राजा की राजधानी स्थानेश्वर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है? तो चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखी हुई पुस्तक में किस नगर की चर्चा की गई है? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए, थानेश्वर की चर्चा की गई है। अलबरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए, थानेसर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्यकालीन युग में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 और 1192 में युद्ध हुआ? 1191 और 92 में युद्ध कहाँ पर हुआ? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी, तरावड़ी में। तरावड़ी या तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तराइन के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? राइट आंसर आपका होने वाला है पृथ्वीराज चौहान।
पृथ्वीराज चौहान की तराइन में लड़े गए युद्ध में विजय हुई थी। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तराइन की दूसरी लड़ाई। तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया था? तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार हुई थी? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज तृतीय। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। 13 अक्टूबर 1240 को उनकी हत्या कर दी गई, जहां पर उनका गुम्बद है। वर्तमान वह जिला कौन सा है? रजिया सुल्तान की हत्या कहां पर की गई थी? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन डी, कैथल में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी, 1265 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया है? राइट आंसर आपका होने वाला है फतेह खान के नाम पर। फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद नगर बसाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की है? फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, हिसार की। हिसार जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? गोहाना क्षेत्र में कौन से शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया था? तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया था? राइट आंसर आपका है ऑप्शन डी, ये सभी। सिरसा पर, हिसार पर, सिरसा पर, फतेहाबाद पर, तीनों पर तैमूर ने हमला किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए, पानीपत। पानीपत में 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था? बाबर के विरुद्ध कौन था? राइट आंसर आपका इब्राहिम लोदी, और इसमें बाबर की विजय हुई थी। पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध है? हेमू के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध है? राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी, और यह कब हुई थी? तो राइट आंसर आपका होने वाला है 1556 में। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। पहली लड़ाई हुई थी आपकी 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी, हेमचंद्र। हेमू हेमचंद्र जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था? करनाल का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर आपका होने वाला है 1739। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई थी? तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी, मराठी शासकों के बीच। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ाई हुई थी, जिसे पानीपत की तीसरी लड़ाई कहा जाता है। और ये लड़ाई कब लड़ी गई थी? यह 1761 में लड़ी गई थी। बात करते हैं पानीपत की तीनों लड़ाई के बारे में। पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई, ये आपकी हुई थी 1526 में। दूसरी लड़ाई हुई है 1556 में। तीसरी लड़ाई हुई है 1761 में।
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हरियाणा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? राइट आंसर आपका होने वाला है 1761 में। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। किस किस के बीच हुई? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई। देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली ज़मीन को क्या कहा जाता था? वर्षा आधारित खेती वाली ज़मीन को क्या कहा जाता था? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन सी, बरानी। बरानी के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी क्लास नंबर 4, जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाए गए हैं। 2 पार्ट में इस क्लास को डिवाइड किया गया है। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लेंथी था, इसलिए इसे 2 पार्ट्स में बनाया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये आपकी है क्लास नंबर 4, जिसका नाम था प्राचीन एवं मध्यकालीन हरियाणा। क्लास 5 में हम बात करेंगे आधुनिक हरियाणा के बारे में। अगर दोस्तों आप भी हरियाणा सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी XYZ। क्योंकि हमारे इस चैनल पर डेली हरियाणा जीके की एक क्लास अपलोड की जाती है, जिसमें आपको डायरेक्ट बुक से पढ़ाया जाता है। डायरेक्ट बुक से पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि आप वीडियो के माध्यम से चीज़ों को देखते भी हैं, सुनते भी हैं और साथ साथ पढ़ते भी हैं। ऐसे पढ़ने से आपको चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जो होगी आपकी क्लास नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक हरियाणा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।